हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने डिफेंस डील कर लिया है। यानी मिडिल ईस्ट में क्या बदल सकता है पावर की बैलेंस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले तो क्या हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक महत्वपूर्ण यानी जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि तीनों देशों ने एक दूसरे की सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला लिया है और एग्रीमेंट में यह प्रिंसिपल रखा गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर अगर हमला होता है तो तीनों पर हमला माना जा सकता है। तो यही वजह है कि इस डील को केवल सामान्य मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट नहीं कहा जा रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बड़े बदलाव के रूप में ये देखा जा रहा है। तो यह समझौता इतना बड़ा क्यों हो गया है वो भी जान लेते हैं। इस अलायंस में 3 अलग अलग प्रकार की मिलिट्री ताकतें एक साथ आ रही हैं। तो सऊदी अरेबिया के पास बहुत बड़ा डिफेंस बजट है और एडवांस वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट भी है। तो तुर्की के पास मजबूत इंडिजिनियस डिफेंस इंडस्ट्री है, ड्रोन है, मिसाइल, नेवल सिस्टम और नाटो प्लस स्टैंडर्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी भी है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हम देख सकते हैं। इसीलिए तीनों की ताकतें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। एक के पास पैसा है तो एडवांस इक्विपमेंट भी है, दूसरे के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी है तो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी भी है, जबकि तीसरे के पास न्यूक्लियर डिटरेंस भी है। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बड़ा धमाका कर सकते हैं। यानी क्या इसे इस्लामिक नाटो कहा जा सकता है? तो यह सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि मीडिया और स्ट्रेटेजिक सर्कल की बात करें तो ये पहले से ही इस्लामिक नाटो जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन अभी भी इसे ऑफिशियली नाटो जैसा संगठन कहना सही नहीं होगा। तो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल जरूर दिखाई देता है, लेकिन तीनों देशों की मिलिट्री स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन और ट्रीटी ऑब्लिगेशन नाटो से अलग होता है। इसीलिए ज़्यादा सही शब्द होगा ट्रायलेटरल कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट, हम कह सकते हैं इसको। तो फ्यूचर में यदि इसमें और देश शामिल हो जाता है तो और भी परमानेंटली मिलिट्री इंस्ट्रक्शन बनते ही तब इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और भी बढ़ सकता है। यानी अगर फ्यूचर में और कई देश अगर शामिल हो जाएंगे तो परमानेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशन बन सकता है ये, तब इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाएगी। और सऊदी अरबिया को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई वो भी जान लेते हैं। तो सऊदी अरबिया लंबे समय से अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर ही काफ़ी निर्भर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रियाद की सोच में बदलाव आया है। मिडिल ईस्ट में मिसाइल अटैक, ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है, ईरान रिलेटेड टेंशन भी बढ़ रहा है और रिजिलियन यानी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो सऊदी लीडरशिप को यह सोचने पर मजबूर भी कर रहा है कि केवल एक एक्सटर्नल पावर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, ऐसे सऊदी अरबिया का मानना है। तो इसीलिए सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ संबंध खत्म नहीं करना चाहता है, बल्कि अपने सिक्योरिटी ऑप्शन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यानी रियाद का संदेश यह है कि सऊदी सिक्योरिटी के लिए वाशिंगटन महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेला विकल्प नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। तो पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरबिया केवल एक डिफेंस पार्टनर नहीं है, दोनों देशों के बीच लंबे समय से मिलिट्री और इकोनॉमिक संबंध भी रहे हैं। तो 2025 में सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने पहले ही स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था, जिसमें एक दूसरे की रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कमिटमेंट भी किया था। अब तुर्की के शामिल होने से पाकिस्तान को एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इससे पाकिस्तान को सऊदी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने में मदद मिलेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट के अवसर भी बढ़ेंगे, तुर्की के साथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन मजबूत करने के लिए भी आगे आ सकता है
और गल्फ रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस भी बढ़ेगा और इसमें सब में अवसर मिल सकता है। तो टर्की के लिए इसका महत्व क्या हो जाएगा? तो टर्की पहले से ही नाटो का तो सदस्य है ही, इसलिए सवाल उठता है कि नाटो मेंबर होते हुए भी अंकारा इस तहत के यानी इस तरह के रीजनल डिफेंस एग्रीमेंट में क्यों आया है, वो भी जानना होगा। इसका जवाब होगा टर्की की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी में दिखाई जाता है। अंकारा पिछले वर्षों में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और रीजनल इन्फ्लुएंस दोनों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। टर्की ये चाहता है कि वह केवल नाटो फ्रेमवर्क पर निर्भर न रहे, बल्कि मिडिल ईस्ट पर, सेंट्रल एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी इंडिपेंडेंट की तरह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखना चाहता है। उसके बाद चैथम हाउस ने भी पहले टर्की की सऊदी पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन में रुचि को अंकारा की बॉर्डर स्ट्रेटेजी हेजेक स्ट्रेटेजी के संदर्भ में ही देखा था। तो ईरान इस डील को कैसे देखता है वो भी जान लेते हैं। तो यह सबसे संवेदनशील मुद्दे बन जाते हैं ईरान के लिए। सऊदी अरबिया और ईरान मिडिल ईस्ट की दो बड़ी रीजनल पावर हैं। हाल के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ईरान से जुड़े मिसाइल तथा सिक्योरिटी कंसर्न ने गल्फ कंट्री की चिंता भी बढ़ा दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रीटी ऑफिशियली एंटी ईरान एलाइज ही है। तीनों देशों ने इसे कलेक्टिव डिफेंस और रीजनल सिक्योरिटी के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर भी स्ट्रेटेजिक रियलिटी यह तो है ही कि अगर ईरान और सऊदी अरबिया के बीच बड़ा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाता है तो इस एग्रीमेंट की क्रेडिबिलिटी की वास्तविकता परीक्षा भी हो सकता है। तो इजराइल के लिए इसका क्या अर्थ होगा? तो इजराइल भी इसमें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को गंभीरता से देख रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिलिट्री सुपर की बात करें तो सुपरियरिटी और रीजनल पार्टनरशिप के बीच अब तीन महत्वपूर्ण मुस्लिम देश यानी मेजॉरिटी कंट्री एक कोऑर्डिनेटेड डिफेंस फ्रेमवर्क में आ गए हैं। यानी मिडिल ईस्ट में जो इजराइल की मिलिट्री सुपरियरिटी था और रीजनल पार्टनरशिप के बीच ये सब तीन महत्वपूर्ण मुस्लिम देश एक हो गए हैं। यानी मेजॉरिटी कंट्री एक कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेटेड डिफेंस फ्रेमवर्क में आ गए हैं। तब विशेषकर टर्की और इजराइल के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहा है। यदि फ्यूचर में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो यह ट्राइलेटरल पार्टनरशिप, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कैलकुलेशन को प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि तीनों देश इजराइल के खिलाफ कोई भी ऑफेंसिव मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या होगा? तो वाशिंगटन के लिए यह डील एक महत्वपूर्ण सिग्नल भी देता है। सऊदी अरबिया अभी भी अमेरिका का प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिकन वेपन्स तथा सिक्योरिटी कॉपरेशन का महत्व भी बना हुआ है। लेकिन रियाद ऑफ सिमुलेशन टर्की और पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि सऊदी अरबिया अमेरिका से दूरी बना रहा है, बल्कि सऊदी स्ट्रेटेजिक को इस तरह समझाना बेहतर होगा जैसे एक ही सिक्योरिटी प्रोवाइडर पर निर्भर रहने के बजाय मल्टीपल स्ट्रेटेजी पार्टनर बनाया जाए। ये इनका सोच है। आज की जियोपॉलिटिक्स में इसे स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन भी कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा इस संगठन में वो भी जान लेते हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यह डील का सबसे ज़्यादा चर्चा की बात भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म कंट्री भी है। इसीलिए कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट में पाकिस्तान की मौजूदगी यानी अलायंस को एक अलग स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी देती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी समझना जरूरी होगा क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब ऑटोमेटिकली यह नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया और तुर्की को न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी गारंटी दे देता है। तो न्यूक्लियर डिटरेंस और ट्रीटी कमिटमेंट की बात करें तो दो अलग चीज़ होता है। यानी न्यूक्लियर डिटरेंस और ट्रीटी कमिटमेंट ये अलग अलग चीज़ होता है। तो इसीलिए सऊदी अरबिया को पाकिस्तानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया है जैसे हेडलाइंस को बहुत सावधानी से समझना भी होगा क्योंकि सऊदी अरबिया की बात करें तो ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे सुरक्षित नहीं है।
तो टर्की की मिलिट्री टेक्नोलॉजी अलायंस को मजबूत कर सकती है। तो टर्की ने पिछले वर्षों में अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी विकसित किया है, विशेष रूप से आर्म ड्रोन में, अनमैन्ड सिस्टम में, मिसाइल में, नेवल प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रिक वारफेयर में, आर्मर्ड व्हीकल में, ये सब में। तो जैसे क्षेत्र में टर्की की कैपेबिलिटी बढ़ी है, तो आर्म ड्रोन, अनमैन्ड सिस्टम, इस पर कैपेबिलिटी भी बढ़ा है और सऊदी अरबिया को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करना है। साथ में टर्की से टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का फायदा भी मिल सकता है। पाकिस्तान के लिए भी टर्की पहले से महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर के रूप में है, तो इसीलिए यह अलायंस केवल सैनिकों की म्यूचुअल डिफेंस तक सीमित न रहकर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की दिशा में भी आगे जा सकता है। तो क्या तीनों देश मिलकर संयुक्त सेना बनाएंगे? तो अभी तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब जरूरी नहीं कि तीनों देशों की एक सिंगल आर्मी ही बन जाए। अधिक संभावना यह है कि कोऑपरेशन के क्षेत्र में जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो सकता है, लॉजिस्टिक, एयर डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, इस पर एक कोऑपरेशन हो सकता है। और ऐसे क्षेत्र में भी प्राथमिकता मिल सकता है, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सब में। तो अगर आने वाले वर्षों में परमानेंट ज्वाइंट कमांड या इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाए भी जाते हैं, तो तब तक अलायंस और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो इजिप्ट और दूसरे देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर केवल इन तीनों देश तक सीमित नहीं रहेगा, यह आगे भी बढ़ सकता है ये। तो 2026 में सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट के बीच रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर भी डिस्कशन हुआ था। तो ISIS ने इसे मिडिल ईस्टर्न सिक्योरिटी लैंडस्केप में उभरने का यानी कोऑर्डिनेशन के रूप में भी देखा जाता है। यानी IISS ने मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी लैंडस्केप की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन के रूप में भी देखा जाता है। तो यदि भविष्य में इजिप्ट, अजरबैजान या कोई अन्य रीजनल पावर किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल फ्रेमवर्क में जुड़ती है, तो यह अरेंजमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है, यानी जियोपॉलिटिकल नेटवर्क बन सकता है। लेकिन अभी ऐसी संभावनाओं को कंफर्म एक्सपेंशन नहीं माना जा सकता है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा, वो भी जान लेते हैं। तो भारत के लिए यह डेवलपमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इस अलायंस का हिस्सा है। सबसे पहले इसे भारत के खिलाफ मिलिट्री अलायंस मान लेना सही तो नहीं होगा। तो एग्रीमेंट का जो घोषित उद्देश्य है, जैसे कलेक्टिव डिफेंस है, और उसमें इंडिया का नाम टारगेट के रूप में भी नहीं है। तो लेकिन स्ट्रेटेजिक कंसर्न भी जरूर पैदा हो सकता है, क्योंकि इस पे पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ है। अगर भविष्य में इंडिया पाकिस्तान के बीच मिलिट्री क्राइसिस हो जाता है, तो सवाल तो उठता ही है कि कलेक्टिव डिफेंस क्लॉजेस किस परिस्थिति में लागू होगा। तो हालांकि सऊदी अरबिया और टर्की दोनों के भारत के साथ भी महत्वपूर्ण आर्थिक और डिप्लोमेटिक संबंध भी है, तो इसके लिए पाकिस्तान के साथ डिफेंस पार्टनरशिप और इंडिया के साथ रिलेशन के बीच बैलेंस बनाना भी जरूरी होगा। तो उसके बाद हम जान लेते हैं इंडिया को सबसे ज़्यादा चिंता किस बात से हो सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी चिंता अलायंस का अस्तित्व मात्र नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत होना हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, टर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल सकता है, और अपनी एग्जिस्टिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक साथ अगर लेवरेज करने का अवसर मिल जाता है, तो इसमें दूसरी तरफ भी इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रहा है, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ रहा है, और ग्लोबल पार्टनरशिप काफ़ी बढ़ रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान है तो एक तरफ भारत भी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर सऊदी से फाइनेंस सपोर्ट मांगेगा, टर्की से डिफेंस टेक्नोलॉजी मांगता है, यानी उसका मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, तो भारत भी ऐसे नहीं रहा है। इंडिया भी इकोनॉमी वाइज बढ़ा रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री भी और मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, और ग्लोबल पार्टनरशिप भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। यानी पाकिस्तान अभी भी हमसे पीछे ही है। तो भारत के लिए इस डेवलपमेंट का सबसे प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स पैनिक भी नहीं है, बल्कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करना होगा, भारत को इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, गल्फ डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना होगा,
तुर्की के साथ एंगेजमेंट भी करना होगा और सऊदी अरबिया के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी बढ़ावा देना होगा और बॉर्डर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मौजूद भी करना होगा। इससे पाकिस्तान को हम पीछे ढकल सकते हैं। तो इससे हम क्या होगा, पाकिस्तान से हमें डरने की यानी रेस्पॉन्स पैनिक नहीं होगा। क्या सऊदी अरबिया अब अमेरिका से दूर हो जाएगा? तो बहुत संभावना कम दिख रहा है, क्योंकि ये समझना जरूर है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्री एक के ही समय में कोई अलायंस बना सकता है और पार्टनरशिप भी रख सकता है। तो सऊदी अरबिया अमेरिका से एडवांस वेपन लेता है, इंटेलिजेंस शेयर होता है, सिक्योरिटी कॉपरेशन ये सब जारी रखता है और साथ ही पाकिस्तान तथा तुर्की के साथ भी डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ा सकता है। इसीलिए इसे सऊदी अरबिया लिप्स अमेरिका के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। बेहतर इंटरप्रिटेशन होगा जैसे सऊदी अरबिया इज बिल्डिंग स्ट्रेटेजी रिडेंसी, यानी संकट के समय उसके पास एक से ज़्यादा सिक्योरिटी पार्टनर हो सकते हैं, ऐसे सऊदी अरबिया का मानना है। तो क्या यह इंटेलिजेंस यानी क्या यह अलायंस ईरान के खिलाफ डिफेंस बढ़ाएगा, वो भी जान लेते हैं। तो संभावना हाँ हो सकता है, क्योंकि कम से कम राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक स्तर पर तो होगा ही। अगर किसी संभावित एडवाइजरी को पता हो कि सऊदी अरबिया अकेला नहीं है, तो उसके पीछे पाकिस्तान तथा तुर्की जैसे बड़े मिलिट्री पार्टनर है, तो एग्रेशन की कॉस्ट बढ़ सकती है। लेकिन डिफेंस की वास्तविक ताकत केवल ट्रीटी से तय नहीं होता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या तीनों देश क्राइसिस में वास्तव में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, किस प्रकार की मिलिट्री असिस्टेंस दी जाएगी, इंटेलिजेंस और एयर डिफेंस कितना इंटीग्रेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी जल्दी डिसीजन लेगी, वो भी देखना होगा। यही इस एग्रीमेंट की असली परीक्षा होगी, ये जो तीनों चार मैंने कह दिया। तो इस अलायंस की कमजोरियां भी है, जैसे यह अलायंस जितना पावरफुल दिखाई तो देता है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। जैसे तीनों देशों के अपने अलग नेशनल इंटरेस्ट है। जैसे सऊदी अरबिया की बात करें तो प्राथमिकता गल्फ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में ही है। यानी सऊदी अरबिया क्या करेगा, पहले गल्फ सिक्योरिटी देखेगा, उसके बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेगा। तुर्की की बात करें तो इसकी प्राथमिकता रीजनल इन्फ्लुएंस है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी है। पाकिस्तान की बात करें तो साउथ एशियन सिक्योरिटी देखता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखता है। तो इन तीनों इंटरेस्ट में हमेशा 100% समानता नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए अगर ईरान को लेकर तीनों देश की पॉलिसी एक जैसी नहीं रही है, तो इसीलिए अलायंस को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह क्या मिडिल ईस्ट का नया पावर ब्लॉक बन सकता है, वो भी जान लेते हैं। यह संभावना पूरी तरह खारिज तो नहीं की जा सकती है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ट्रेडिशनल अलायंस बदल सकते हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके ट्रेडिशनल पार्टनर भी हैं और दूसरी तरफ चाइना की बढ़ती इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक भूमिका भी बढ़ रहा है। रूसिया भी रीजनल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है और अब सऊदी अरबिया, तुर्की तथा पाकिस्तान जैसे देशों के बीच भी नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट बन रहा है। तो इसीलिए आने वाले वर्षों में मिडिल ईस्ट में सिंगल डोमिनेंट अलायंस सिस्टम के बजाय मल्टीपल ओवरलैपिंग पार्टनरशिप देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील दुनिया को क्या संदेश देता है, वो भी जान लेते हैं। यानी इस डील से दुनिया क्या संदेश देगा। तो इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज शायद यही होगा, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्री ऑफ अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डाइवर्सिफाई करता है और सऊदी अरबिया को केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुर्की नाटो का सदस्य होते हुए भी अपनी इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टनरशिप बढ़ावा देना चाहता है और पाकिस्तान गल्फ में अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को मजबूत करना चाहता है और तीनों देशों को रीजनल इंस्टेबिलिटी के बीच एक दूसरे की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का फायदा भी मिल सकता है। लेकिन इसे तुरंत नया नाटो या इंडिया के खिलाफ अलायंस कहना सही नहीं होगा। इस डील की वास्तविक ताकत आने वाले वर्षों में ही सामने आ जाएगा, जब कोई वास्तविक सिक्योरिटी क्राइसिस आएगा और दुनिया देखेगी कि तीनों देश एक दूसरे के लिए कितनी मजबूती से खड़े हो सकते हैं।
तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की का यह डिफेंस एग्रीमेंट मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच सिक्योरिटी कनेक्शन को एक नया स्तर मिल सकता है। यह अलायंस केवल 3 देशों के मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं, इसके पीछे सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन, तुर्की की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और पाकिस्तान की रीजनल रिलेवेंस, ये तीनों फैक्टर काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एग्रीमेंट ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहद वोलाटाइल है। इसीलिए आने वाले वर्षों में इसका असर ईरान, इजराइल, अमेरिका, गल्फ कंट्री और साउथ एशिया पर देखने को मिल सकता है। तो भारत के लिए भी यह डेवलपमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसे तुरंत भारत विरोधी मिलिट्री ब्लॉक समझना सही नहीं होगा। तो भारत को इस बदलती जियोपॉलिटिक्स का जवाब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ावा देना होगा, गल्फ डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना होगा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी और मजबूत करना होगा। तो अत्यंत हम ये कह सकते हैं कि यह डील एक सवाल छोड़ती है कि जैसे क्या मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका केंद्रित सिक्योरिटी सिस्टम की जगह कोई रीजनल पावर सेंटर वाला नया सिक्योरिटी ऑर्डर बन रहा है? तो आने वाले समय पर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।